हे गाइस व्हाट्स अप। तो आज हम लोग बात करेंगे प्लेसेंटा प्रीविया के बारे में। तो प्लेसेंटा प्रीविया बेसिकली व्हाट इज़ प्लेसेंटा प्रीविया। प्रीविया का मतलब होता है इन फ्रंट ऑफ, अभी कहाँ किसके आगे, अभी मैं बात करता हूँ, राइट। डेफिनेशन: द प्लेसेंटा प्रीविया इज द प्लेसेंटा विच इज़ इन फ्रंट ऑफ द प्रेजेंटिंग पार्ट एंड इम्प्लांटेड ओवर एंड एडजेसेंट टू द इंटरनल सर्वाइकल ऑस। द प्लेसेंटा प्रीविया इज द प्लेसेंटा इन फ्रंट ऑफ प्रेजेंटिंग पार्ट, ये प्रेजेंटिंग पार्ट के आगे है, इन फ्रंट ऑफ द प्रेजेंटिंग पार्ट। मान ले तुम्हारा हेड है, ठीक है, वो नीचे आया, उसके आगे क्या निकला? प्लेसेंटा प्रीविया, ठीक है ना, वो प्लेसेंटा निकल गया। जो तुम्हारा लोअर यूट्राइन सेगमेंट में जहाँ पे तुम्हारा हेड होना चाहिए उसकी जगह प्लेसेंटा आ गया। वो बेबी के सर के तो आगे ही है ना, बाहर से अगर देखोगे, तुम एग्जामिन करोगे तो पहले प्लेसेंटा दिखेगा ना। तो विच इज़ इन फ्रंट ऑफ द प्रेजेंटिंग पार्ट एंड इम्प्लांटेड ओवर एंड एडजेसेंट टू इंटरनल सर्वाइकल ऑस। अब वो कहाँ पे इम्प्लांटेड है? इंटरनल सर्वाइकल ऑस के ऊपर इम्प्लांटेड है, एडजेसेंट उसके ओवर एंड एडजेसेंट टू द इंटरनल सर्वाइकल ऑस वो इम्प्लांटेड है, राइट। अब इसके वेरिएंट्स क्या क्या हो सकते हैं? कंप्लीट इम्प्लांटेशन ओवर द ऑस, कंप्लीट प्लेसेंटा प्रीविया। अभी ये क्या किया? अभी ये कंप्लीट इम्प्लांटेशन हो गया उसका, कहाँ पे? ओवर द ऑस, कंप्लीट प्लेसेंटा प्रीविया। प्लेसेंटा एज पार्शियली कवरिंग द ऑस, पार्शियल प्लेसेंटा प्रीविया। इसका जो एज है, प्लेसेंटा का एज जो है, ये पार्शियली कवर कर रहा है ऑस को, मतलब कि पार्शियली छू रहा है, मतलब ऑस को, ठीक है ना। पार्शियल प्लेसेंटा प्रीविया, ठीक है ना। अभी प्लेसेंटा अप्रोचिंग द बॉर्डर ऑफ द ऑस, मार्जिनल प्लेसेंटा प्रीविया। ये मतलब एक तो देखो, ये पार्शियली कवर कर रहा है ऑस को, एक हो रहा है खाली छू रहा है, अप्रोचिंग द बॉर्डर ऑफ द ऑस, राइट, दैट इज मार्जिनल प्लेसेंटा प्रीविया, मार्जिनल प्लेसेंटा प्रीविया, राइट। तो क्या क्या 4 डिग्रीज होते हैं प्लेसेंटा प्रीविया की, समझो, ठीक है ना। इसको जो है तुमने ऑर्डर में उल्टा लिखना है कि इसको पहले लो लाइन टाइप 1 लिखोगे, फिर इसके बाद टाइप 2 है, ये टाइप 3 है, ये टाइप 4 है, ठीक है ना। तो सबसे पहले लो लाइन प्लेसेंटा प्रीविया की हम बात करते हैं, नीचे से ऊपर चलना है, ठीक है ना। लो लाइन प्लेसेंटा प्रीविया बेसिकली इज टाइप 1 प्लेसेंटा प्रीविया, प्लेसेंटा विच इज इम्प्लांटेड ओवर द लोअर यूट्राइन सेगमेंट such that the placenta edge actually does not reach the internal os but its close proximity। अभी यहाँ पे लो लाइन प्लेसेंटा प्रीविया है, ठीक है, लो लाइन प्लेसेंटा प्रीविया है, प्लेसेंटा जो है लोअर यूट्राइन सेगमेंट में है, लेकिन जो प्लेसेंटा का एज है वो मतलब कि वो इंटरनल ऑस को अभी छू नहीं रहा है। इट इज डज नॉट रीच द इंटरनल ऑस बट उसके प्रॉक्सिमिटी में है, उसके क्लोज प्रॉक्सिमिटी में है, लेकिन उसको टच नहीं कर रहा है, उसको छू नहीं रहा है, उसको मतलब does not reach, it doesn't reach the internal cervical os, it does not reach internal os and its close proximity to it। next बात करते हैं marginal placenta प्रीविया। edge of the placenta is at the margin of the internal os, इन margin पे अभी है। next बात करते हैं partial placenta प्रीविया। internal cervical os is partially covered by placenta। अभी जो internal cervical os है वो partially किससे कवर है? placenta से, ठीक। अभी क्या है? इंटरनल सर्वाइकल ऑस कंप्लीटली कवर्ड बाय प्लेसेंटा। अभी ये क्या है? पार्शियली कवर था, अभी पूरा तरीके से कंप्लीटली कवर्ड बाय प्लेसेंटा, राइट। अभी बात करते हैं 4 तरह के प्लेसेंटा प्रीविया। टाइप 1 दैट इज लो लाइन प्लेसेंटा, डजंट कवर इट इज इन क्लोज प्रॉक्सिमिटी टू इंटरनल ऑस बट इट डजंट कवर, राइट। मार्जिनल में डज द एज ऑफ द प्लेसेंटा डज टच द इंटरनल ऑस बट इट डजंट कवर इट। partial में third type 3 is partial, that it partially covers the internal os, and type 4 it completely covers the internal os and it's all over the internal os, right. It is in the basically in the low lying adjacent and in front of the internal cervical os, implanted over and adjacent to the internal cervical os, right. What are the risk factors that causes the placenta previa? So we'll be seeing that कि increasing age and increasing priority can lead to placenta previa। अभी बंदी की एज बहुत ज़्यादा है और उसका जो है पैरिटी भी बहुत ज़्यादा है, ठीक है ना। तो वो ये एक कारण हो सकता है किसके लिए? प्लेसेंटा प्रीविया के लिए। ये कारण तुम्हें एप्रोप्सियो प्लेसेंटी में भी मिलेगा। पार्शियल हिस्ट्री 12 टाइम्स रिस्क ऑफ अनदर प्लेसेंटा प्रीविया। अगर पास हिस्ट्री उसके केस में भी, एप्रोप्सियो के केस में, लेकिन एप्रोप्सियो के केस में उतनी इंपॉर्टेंस नहीं है। प्लेसेंटा प्रीविया के केस में past history of placenta previa is very much important, right। previous LSCS की हिस्ट्री भी बहुत इंपॉर्टेंट है। अब मान ले प्रीवियस तुमने LSCS दिया था, ठीक है, लोअर सेगमेंट पे तुमने LSCS अपना लगाया, इंसिजन लिया था, वहाँ पे स्कार बन गया, स्कार का डेसेंस हो गया। अब मान ले जब प्लेसेंटा का इम्प्लांट होने का वक्त आया तो वो उसी स्कार पे जाके चिपक गया, तो उसी तरह वो लोअर सेगमेंट पे ही रह गया प्लेसेंटा, तो इसके कारण से भी हो सकता है। multiple pregnancies can lead to placenta previa। prematurity obviously smoking can lead to placenta previa, right। clinical features symptoms देखते हैं।
4 पीस तुम लोग पढ़ोगे, पेनलेस, प्रोफ्यूज, पीरियोडिक एंड पर्पल्सलेस। क्या देखोगे कैसे कैसे ब्लीडिंग होती है, पेनलेस होती है, प्रोफ्यूज होती है, पीरियोडिक ब्लीडिंग होती है, पर्पसलेस ब्लीडिंग होती है, कॉजलेस ब्लीडिंग होगी। क्लासिकल प्रेजेंटेशन इज पेनलेस वजाइनल ब्लीडिंग। अभी तुमसे बंदी आके तुम्हारे ओपीडी में आके कह रही है डॉक्टर साहब मैं प्रेग्नेंट हूँ लेकिन मेरे को कुछ दिनों से ब्लीडिंग हो रही है। ब्लीडिंग तो हो रही है लेकिन मेरे को डॉक्टर साहब दर्द नहीं समझ में आया, इसलिए मैं आपके पास आई नहीं। अभी 1 हफ्ते से ये ब्लीडिंग हो ही जा रही है, कुछ टाइम तक होती है फिर कुछ टाइम बाद रुक जाती है, तो मैं आई हूँ कि मैं समझने की डॉक्टर साहब मुझे कोई तकलीफ तो नहीं है। तो तुम्हें तुरंत समझ जाना चाहिए इट कैन बी प्लेसेंटा प्रीविया, राइट। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, राइट। अभी साइंस में क्या क्या है, साइंस की बात करेंगे अपन। साइंस में जनरल कंडीशन है एनीमिया हो सकता है बंदे को प्रोपोर्शनल टू ब्लड लॉस, क्योंकि यहाँ पे रिवील टाइप का ही हमेशा रहता है, तो तुम प्रोपोर्शनल रहेगा वो ऑब्वियसली ब्लड लॉस के, ठीक है। जनरल कंडीशन है एनीमिया। फीचर्स ऑफ प्रीक्लेम्शिया, व्हाट आर फीचर्स ऑफ प्रीक्लेम्शिया, हो सकता है अनरिलेटेड एब्सेंट, यहाँ पे नहीं होता जनरली, एरोप्शिया के साथ ज़्यादा ये मैनिफेस्ट करता है, राइट। नेक्स्ट क्या है, हाइट ऑफ यूट्रस प्रोपोर्शनेट टू द पीरियड ऑफ जेस्टेशन। हाइट ऑफ यूट्रस इज ऑलवेज प्रोपोर्शनेट टू द पीरियड ऑफ जेस्टेशन। ये पीरियड ऑफ जेस्टेशन से हाइट ऑफ यूट्रस कब ज़्यादा हो सकता है, एब्रप्शिया के केसेस में, राइट। फील ऑफ द यूट्रस सॉफ्ट एंड रिलैक्स रहेगा विदाउट एनी लोकलाइजेशन और टेंडरनेस, सॉफ्ट रिलैक्स रहेगा। माल प्रेजेंटेशन इज कॉमन ब्रीच, ट्रांसवर्स लाई और अनस्टेबल लाई, ठीक है ना। यहाँ पे माल प्रेजेंटेशन ज़्यादा रहता है, एब्रप्शिया के केस में माल प्रेजेंटेशन नहीं रहता है, वहाँ पे हेड इंगेज रहता है, यहाँ पे बेलॉटेबल रहता है, हेड इज आई फ्री फ्लोटिंग, ठीक है ना, फ्री फ्लोटिंग है, इंगेज हेड। एक होता है यहाँ पे स्टालवर्दी साइन जो कि इंपॉर्टेंट है, समझना पड़ेगा। स्लोइंग द फीटल हार्ट रेट और प्रेसिंग द हेड डाउन इनटू द पेल्विस एंड प्रॉम्प्ट रिकवरी ऑन रिलीज ऑफ द प्रेशर इज टर्म्ड एज स्टालवर्दी साइन। द साइन इज सजेस्टिव ऑफ पोस्टीरियर प्लेसेंटा प्रीविया। देखो क्या होता है कि जब तुम बच्चे के सर को दबाओगे कि बच्चे का सर जो है नीचे आ जाए, लोअर यूट्राइन सेगमेंट में अगर तुम बच्चे का सर दबाए, क्या होगा, फीटल हार्ट रेट कम हो जाएगी, क्योंकि फीटल डिस्टेंस कम हो गया, क्योंकि प्लेसेंटा से भी फ्लो कम आया, क्योंकि बच्चे ने प्रेशर कहाँ पे डाला, बच्चे के हेड ने प्लेसेंटा के ऊपर डाला, प्लेसेंटा के ऊपर प्रेशर डाला, तो क्या हो, ब्लड फ्लो टू फीटस ऑटोमेटिकली रिड्यूस एंड ब्लड फ्लो व्हेन द ब्लड फ्लो टू द फीटस इज ऑटोमेटिकली डिक्रीज, तो क्या होगा, स्लोइंग होगा फीटल हार्ट रेट का। स्लोइंग हुआ तो फीटल हार्ट रेट समझ में आ जाएगा कि हाँ ये चीज़ हो रही है। अभी उस बच्चे का हमने हेड निकाल दिया, प्लेसेंटा में ब्लड फ्लो वापस से अच्छा हो गया, ठीक है। अब प्लेसेंटा में अच्छा ब्लड फ्लो हो गया, फीटस में भी अच्छा ब्लड फ्लो है, तो उसका फीटल जो है हार्ट रेट का जो स्लोइंग हो रहा था अभी वो सही हो जाएगा, ठीक है, प्रॉम्प्ट रिकवरी हो जाएगी। यही चीज़ है स्टालवर्दी साइन। दिस साइन इज सजेस्टिव ऑफ पोस्टीरियर प्लेसेंटा प्रीविया। ये साइन जो है सजेस्टिव है किसके लिए, पोस्टीरियर प्लेसेंटा प्रीविया के लिए, राइट। Any pregnant patient beyond first trimester who presents with vaginal delivery requires speculum examination followed by diagnostic USG unless previous documentation confirms no placenta previa. In cases of placenta previa, the blood is bright red in color. अब समझो, कोई भी pregnant patient जो है beyond first trimester who presents with vaginal delivery requires a speculum examination. देखो कभी भी तुम्हारे पास patient आती है फर्स्ट ट्राइमेस्टर के बाद में, तो एक उसका स्पेकुलम एग्जामिनेशन करोगे और डायग्नोस्टिक यूएसजी करोगे। अनलेस प्रीवियस डॉक्यूमेंटेशन कंफर्म्स नो प्लेसेंटा प्रीविया, जब तक कि तुम्हें ना पता हो कि कोई भी डायग्नोसिस अगर उसकी पहले हो रखी है उसको प्लेसेंटा प्रीविया ना हो। इन केसेस ऑफ प्लेसेंटा प्रीविया द ब्लड इज ब्राइट रेड इन कलर। अगर तुम प्लेसेंटा प्रीविया के केस देखोगे तो वो कैसा रहेगा, ब्राइट रेड, क्योंकि लोअर यूट्राइन सेगमेंट में जैसे ही निकला वो बाहर आ गया, ब्राइट रेड ब्लड होगा, ठीक है, समझ में आता है अपने को। Because of the risk of provoking life-threatening hemorrhage, a digital examination is absolutely contraindicated until the placenta previa is excluded. इसीलिए तुम PS एग्जामिनेशन करते हो। अभी मतलब कि वो एग्जामिनेशन डिजिटल एग्जामिनेशन उंगली डाल के नहीं देखते हो, ठीक है, तुम PS एग्जामिनेशन हमेशा करो। और अगर तुमने डिजिटल एग्जामिनेशन कर दिया, बाई चांस भी तुमने छेड़खानी कर दी वहाँ के प्लेसेंटा के साथ, तो एकदम से ब्लीडिंग होगी, तुरंत बंदी जो है हेमरेजिक शॉक में जाएगी और बंदी का डेथ हो जाएगा। इट कैन लीड टू वेरी फेटल कॉम्प्लिकेशन। इसलिए हमेशा डिजिटल एग्जामिनेशन को से पहले हमें रूल आउट करना है प्लेसेंटा प्रीविया को, अंटिल प्लेसेंटा प्रीविया इज एक्सक्लूडेड। पर वजाइनल एग्जामिनेशन इज ओनली डन इन OT विथ ऑल फैसिलिटीज एंड रेडी फॉर C-सेक्शन इंक्लूडिंग एनेस्थेटिस्ट। तो इसको एक होता है डबल सेटअप एग्जामिनेशन। डबल सेटअप एग्जामिनेशन हमने तभी करना चाहिए जबकि बहुत ज़रूरी हो उसको एग्जामिनेशन करना, और जो कब करना चाहिए जब हमारी पेशेंट OT टेबल पे लेटी हो, हमारे पास एक एनेस्थेटिस्ट हो और सारी चीज़ें हमारे पास अवेलेबल हो C-सेक्शन करने के लिए। ऑल द फैसिलिटीज़ आर अवेलेबल फॉर C-सेक्शन इफ नीडेड टू बी डन, अदरवाइज नॉट डन। अगर इसको करना मतलब कि करना बहुत ज़रूरी है, नहीं तो नहीं करते हैं इसका पर वजाइनल एग्जामिनेशन, राइट। नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे इसके इन्वेस्टिगेशंस में।
इन्वेस्टिगेशन में क्या क्या यूएसजी में क्या देखोगे, ट्रांसवाजाइनल सोनोग्राफी पे तुम इसको इन्वेस्टिगेट कर लोगे। ट्रांसवाजाइनल सोनोग्राफी लगा दो, 100% एक्यूरेसी इन प्लेसेंटा प्रीविया। ट्रांसवाजाइनल सोनोग्राफी 100% मतलब कि वो होता है सबसे ज़्यादा एक्यूरेसी से डिटेक्ट कर लेता है ट्रांसवाजाइनल वाला। ट्रांस एब्डोमिनल भी तुम यूज़ कर सकते हो, ट्रांसपेरिनियल अदर डायग्नोस्टिक मोडालिटीज़ है, ठीक है ना, अदर अल्टरनेटिव्स हैं। ट्रांस एब्डोमिनल यूएसजी कर लो या ट्रांसपेरिनियल सोनोग्राफी कर लो, उससे भी पता लग जाएगा। क्या कर सकते हो और कलर ड्रॉपर लगा सकते हो। प्रोमिनेंट वेनस फ्लो इन हाइपोइकोइक एरिया नियर सर्विक्स इज कंसिस्टेंट डायग्नोसिस ऑफ प्लेसेंटा प्रीविया। तो यहाँ पे क्या होगा, प्रोमिनेंट वेनस फ्लो कहाँ पे होंगे, हाइपोइकोइक एरिया नियर सर्विक्स, सर्विक्स का अराउंड ये प्रोमिनेंट वेनस फ्लो दिखेंगे इन हाइपोइकोइक एरियाज में, ठीक है। इज कंसिस्टेंट विद डायग्नोसिस ऑफ प्लेसेंटा प्रीविया, वो कंसिस्टेंटली तुम्हें दिखते रहेंगे। जैसे हाइपोइकोइक एरिया में तो क्या देखोगे, वीनस प्रोमिनेंट वीनस फ्लो देखोगे इन हाइपोइकोइक एरिया नियर द सर्विक्स इज द कंसिस्टेंट साइन ऑफ डायग्नोसिस ऑफ प्लेसेंटा प्रीविया, राइट। एमआरआई सबसे एक्यूरेट होता है, लेकिन एमआरआई जल्दी कराते नहीं है क्योंकि एक्सपेंसिव होता है और रूटीनली नहीं कराना चाहिए एमआरआई, ठीक। मैनेजमेंट क्या करते हो, इमरजेंसी मैनेजमेंट में वही टू वाइड बोर आईवी लाइन डाल दो, फ्लूइड रिससिटेशन कर दो, ब्लड फॉर सीबीसी ग्रुपिंग के लिए कर दो, ब्लड ट्रांसफ्यूजन दे दो, एफएफपी है डीआईसी के लिए दे दो, मॉनिटरिंग करो मैटरनल फीटल कंडीशन के, एब्डोमिनल एग्जामिनेशन टू रूल आउट टेंडरनेस एंड वल्वल इंस्पेक्शन फॉर प्रेजेंस ऑफ ब्लीडिंग, वल्वल इंस्पेक्शन कर लो, टेंडरनेस को रूल आउट कर लो, कंफर्म डायग्नोसिस विद यूएसजी, अभी यूएसजी से अपनी डायग्नोसिस कंफर्म कर लो, राइट। अब नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे इसकी प्लेसेंटा प्रीविया के लिए कौन सा हम लोग रिजीम फॉलो करते हैं, ठीक है। तो हम लोग यहाँ यूज़ करते हैं मैकेफ्री जॉनसन रिजीम, ठीक है ना, इन केसेस ऑफ प्लेसेंटा प्रीविया के लिए। कंजर्वेटिव और एक्सपेक्टेंट मैनेजमेंट इन प्लेसेंटा प्रीविया, जिसमें क्या करते हैं, कंजर्वेटिव एंड एक्सपेक्टेंट मैनेजमेंट जो हमको प्लेसेंटा प्रीविया के लिए करना है। दिस कंसिस्ट ऑफ कंप्लीट बेड रेस्ट, तो बंदे को कहेंगे आप हमेशा ब्रेस्ट लो, बेड रेस्ट लो, ठीक है ना। टोकोलाइसिस कर देंगे उसका कि हाँ भाई टोकोलाइसिस इज एब्सोल्युटली कॉन्ट्राइंडिकेटेड इन द केसेस ऑफ रप्चर प्लेसेंटा, याद रखना। क्लोज ऑब्जर्वेशन ऑफ पेशेंट, स्टेरॉइड्स आर गिवन टू इनहांस द लंग मैच्योरिटी, स्टेरॉइड्स देते रहेंगे मतलब कि मदर को, ताकि हम लोग का जो लंग है, मतलब कि उनका बेबी का जो लंग है वो रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस सिंड्रोम में ना जाए पैदा होने के बाद, बिकॉज उसको मैच्योर कर देता है स्टेरॉइड्स ऑब्वियसली, ठीक है ना। तो दिस कंसिस्ट ऑफ कंप्लीट बेडलेट्स, टोकोलाइसिस, क्लोज ऑब्जर्वेशन ऑफ पेशेंट्स, और स्टेरॉइड्स देना चाहिए हमें बच्चे की लंग मैच्योरिटी के लिए, ठीक है ना। और इसके अलावा टू अंडरटेक दिस रेजिमेंट टू वेट एंड वॉच ऑल 3 क्राइटेरिया शुड बी फुलफिल्ड, तो सारी क्राइटेरिया हमें वेट एंड वॉच के लिए हमें फुलफिल करनी है। ये बेसिकली कंजर्वेटिव मैनेजमेंट है, ठीक है ना, वेट एंड वॉच वाला मैनेजमेंट। मदर शुड बी हीमोडायनेमिकली स्टेबल, ठीक है, मदर हमेशा हीमोडायनेमिकली स्टेबल रहनी चाहिए। अगर हीमोडायनेमिकली स्टेबल नहीं है तो इसको ये मैनेजमेंट नहीं देंगे। देयर शुड बी नो फीटल डिस्ट्रेस, फीटल डिस्ट्रेस नहीं होना चाहिए। अगर फीटल डिस्ट्रेस है तो ये मैनेजमेंट नहीं जाएंगे हम लोग। प्रेगनेंसी शुड बी लेस देन 36 वीक्स ऑफ जेस्टेशन, ठीक है ना। अगर प्रेगनेंसी अभी 36 वीक्स ऑफ जेस्टेशन को क्रॉस कर गई तो ये रेजिम नहीं लगाएंगे। तो क्या 3 कंडीशन है कि मदर को हीमोडायनेमिकली स्टेबल होना चाहिए, तभी ये कंडीशन देंगे। कोई फीटल डिस्ट्रेस नहीं होना चाहिए, और प्रेगनेंसी जो है लेस देन 36 वीक्स के कम की प्रेगनेंसी होनी चाहिए। इफ एनी वन ऑफ दिस क्राइटेरिया इज नॉट मेट देन द पेशेंट शुड बी डिलीवर्ड बाय एलसीएस। अगर इनमें से एक भी क्राइटेरिया नहीं मीट हो रहा है तो हमेशा हमें एलसीएस के लिए जाना चाहिए। अब देखो, द एक्सपेक्टेड मैनेजमेंट इज कंटिन्यू टिल 37 वीक्स, देन द पेशेंट इज टू बी डिलीवर्ड बाय सी सेक्शन। हमने अल्टीमेटली करना सी सेक्शन है इसमें, लेकिन हम इसमें वेट क्यों करते हैं, मतलब क्यों करते हैं वेट एंड वॉच क्यों करते हैं हम लोग, पहले ही क्यों नहीं करा देते, क्योंकि बच्चा अगर प्री मैच्योर होगा तो उसको बहुत सारी कॉम्प्लिकेशंस हो सकती हैं, जैसे इंट्रावेंट्रिकुलर हैमरेज हो गया, ठीक है ना, उसके अलावा नेक्रोटाइजिंग इंटरकोलाइटिस हो गया, और क्या हो सकता है, रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस सिंड्रोम हो सकता है। रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉजेज ऑफ डेथ इन प्री मैच्योर चाइल्ड, राइट। तो इसीलिए हम लोग क्या करते हैं, वेट एंड वॉच करते हैं। तो एक्सपेक्टेड मैनेजमेंट क्या है, कंटिन्यूड हम लोग 37 हफ्ते तक हम लोग इसका एक्सपेक्टेड मैनेजमेंट करते हैं। फिर उसके बाद 37 वीक्स पे बच्चा मतलब कि अभी मैच्योर हो जाता है तो उसको क्या करते हैं, डिलीवरी करा देते हैं, किससे, एलसीएस से, ठीक है ना। एक और टर्म आता है यहाँ पे, एक्टिव वेटिंग। एक्टिव वेटिंग बेसिकली क्या है, डिलीवरी कराना। इन केसेस ऑफ प्लेसेंटा प्रीविया द डिलीवरी इज बाय सी सेक्शन, सी सेक्शन से हमारी डिलीवरी होती है, ठीक है। वजाइनल डिलीवरी इज ओनली पॉसिबल इन केसेस वेयर द प्लेसेंटल एज इज मोर देन 3 सेंटीमीटर अवे फ्रॉम द इंटरनल ऑस ऑन यूएसजी। हमने वजाइनल डिलीवरी तभी ट्राई करनी है जब उसका जो एज है प्लेसेंटा का वो 3 सेंटीमीटर से ज़्यादा हो, जो कि तुम्हारा इंटरनल ऑस से, ठीक है, अगर वो यूएसजी पे एग्जामिन हो रहा है। अगर लेकिन जनरली हम लोग एलसीएस ही करते हैं। इमीडिएट तुम एलसीएस ही याद रखना, अगर ये लिखना चाहो तो लिख सकते हो, लेकिन एलसीएस ही याद रखना।
इमीडिएट डिलीवरी रिस्पेक्टिव ऑफ वीक्स ऑफ जेस्टेशन हैज़ टू बी डन इन केसेस ऑफ फॉलोइंग केसेस। तो इमीडिएट डिलीवरी कब करानी चाहिए? पेशेंट इज स्टॉक एंड हिमोडायनेमिकली स्टेबल, वही चीज़ है। फीटल डिस्ट्रेस, IUFD, सीवियर कंजेनाइटल मालफॉर्मेशन फीटस, वही चीज़ बताया मैंने। प्रेगनेंसी इज मोर देन 37 वीक, जो जितने उसके इंडिकेशन थे इसके इमीडिएट डिलीवरी के इंडिकेशन उसके उल्टे, ठीक है ना। तो ये चीज़ रही आपकी प्लेसेंटा प्रीविया के बारे में। उम्मीद है आपको समझ में आएगा। मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। बाय।